जी हाँ साथियों, नमस्कार। आइए चलते हैं आज अपन एक शानदार क्लास की ओर। ये क्लास आपके बीएचटीसी के लिए महत्वपूर्ण रहेगी और इस क्लास के अंदर ये मेरे 50 क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। ये क्वेश्चन राजस्थान राठौड़ राजवंश से संबंधित है और ये क्वेश्चन मेरे एक व्याख्यात्मक क्वेश्चन रहेंगे। और आप सभी बीएचटीसी या किसी भी राजस्थान कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले जो भी छात्र है ये वीडियो को लास्ट तक देखना और वीडियो को शेयर और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। जी हाँ साथियों, आइए अपन बढ़ते हैं आगे अपनी क्लास की ओर। इस क्लास अपना पहला क्वेश्चन ये रहेगा, जोधपुर राठौड़ राजवंश की मैं आपको बताऊं, जोधपुर राठौड़ राजवंश की जो कुल देवी और आराध्य देवी अलग अलग है। राठौड़ अपनी कुल देवी नागणेची माता को मानते हैं और अपनी जो आराध्य देवी है चामुंडा माता को मानते हैं। तो पहले क्वेश्चन इसका आंसर रहेगा कुल देवी। तो जोधपुर राठौड़ों की कुल देवी नागणेची माता और आराध्य देवी चामुंडा माता। और जोधपुर की जो राठौड़ की जो प्रथम राजधानी थी वो थी मंडोर। क्या थी? मंडोर। आगे क्वेश्चन आता है रावसिया की एक अपनी एक रोचक कहानी है और रावसिया को जोधपुर राठौड़ राजवंश का एक संस्थापक माना जाता है। जोधपुर राठौड़ राजवंश का आदि पुरुष माना जाता है। जोधपुर राठौड़ राजवंश का मूल पुरुष माना जाता है। तो इसके बारे में अपन को ध्यान रखना है। ये महत्वपूर्ण सवाल होता है कि जोधपुर राठौड़ राजवंश का जो मूल पुरुष है, राठौड़ राजवंश के मूल पुरुष, राठौड़ राजवंश के आदि पुरुष और जोधपुर राठौड़ राजवंश के संस्थापक। जोधपुर राठौड़ राजवंश के इनको संस्थापक माना जाता है। किसको? रावसिया को। आगे आता है नागणेची माता का मंदिर। आपको बता देता हूं, नागणेची माता का मंदिर नागाना बाड़मेर के अंदर स्थित है तथा यहाँ पे नागणेची माता की मूर्ति राव दूरजी के द्वारा लाई जाती है और ये मूर्ति कन्नौज से लाई जाती है। कन्नौज से राव दूरजी के द्वारा ये मूर्ति नागाना के अंदर स्थापित की जाती है और नागणेची माता को चक्रेश्वरी माता भी कहते हैं। तो अपन इसका आंसर होगा नागाना माता का मंदिर कहाँ है? नागाना बाड़मेर में। और ये लाते कौन है? राव दूरजी लाते हैं। इनको चक्रेश्वरी माता भी कहते हैं। आगे आता है कुंडा पंथ। महत्वपूर्ण एक शानदार सवाल बनता है। कुंडा पंथ की संस्थापक कौन थे? तो कुंडा पंथ के संस्थापक राव सलखा, यहाँ के राठौड़ राजा हुए राव सलखा और उसके पुत्र जिसका नाम मलिनाथ जी ने कुंडा पंथ की स्थापना की। और मेरा एक शानदार टिक चलता है, कुंडे से मल सलख गया। तो राव सलखा के समय उनके पुत्र मलिनाथ के द्वारा कुंडा पंथ की स्थापना की गई और मलिनाथ को मालानी का संत भी कहा जाता है। तो मलिनाथ जी को मालानी के संत भी कहा जाता है। मलिनाथ।
मलिनाथ जी ने कुंडा पंथ की स्थापना की। ये सलखा के पुत्र थे, सलखा के पुत्र। आगे आते हैं चुंडा राठौड़, रावचूड़ा राठौड़। रावचूड़ा राठौड़ की एक अपनी अलग रोचक कहानी है। और रावचूड़ा राठौड़, इनको सर्वप्रथम मंडोर एक दहेज के रूप में इंदा शाखा के द्वारा मिला था। और इंदा शाखा के उगम सिंह ने मंडोर इनको दहेज के रूप में दिया था, ऐसा माना जाता है। और एक श्लोक भी प्रचलित है इसके लिए श्लोक ये रहता है कि इंदारो उपकार कम धज कदे नहीं बिसरे, चूंडो चेवरी चाड़ दियो मंडोर दाइजे। वाह क्या बात है। तो इंदा उगम सिंह ने इनको मंडोर दहेज में दिया था। उसके बाद में रावचूड़ा की पुत्री होती है हंसाबाई। हंसाबाई का विवाह रावचूड़ा मेवाड़ के राणा लाखा से करवा देते हैं। और इनके हंसाबाई के भाई चूड़ा के पुत्र जो रणमल, इनके साथ में ओलुंदे के रूप में ये कहाँ जाते हैं, मेवाड़ जाते हैं। और फिर वहां पर राणा कुंभा के द्वारा इनकी रणमल की हत्या करवा दी जाती है। फिर रणमल का पुत्र रावजोधा वहां से भागकर कहाँ जाते हैं, काहुनी गांव बीकानेर में आते हैं। और रावजोधा काहुनी गांव बीकानेर से अपने शासन का संचालन करते हैं। तो ये रावजोधा काहुनी गांव में आकर हड़बूजी की सहायता से ये मंडोर पर विजय पाते हैं। तो चुंडा राठौड़, इनको इंदा शाखा के उगम सिंह ने इंदा शाखा मंडोर दहेज दिया, मंडोर दहेज में मिला था। इनकी पुत्री हंसाबाई, ये अगला क्वेश्चन अपना ही है। हंसाबाई का विवाह राणा लाखा से करवा देते हैं। और इसके भाई ओलुंदा भाई ये रणमल, ये ओलुंदे के रूप में कहाँ जाते हैं, ये मेवाड़ जाते हैं। और मेवाड़ में कुंभा इनकी हत्या करवा देते हैं। कुंभा क्या करते हैं, हत्या करवा देते हैं। तो फिर इनका पुत्र ये जोधा भागकर काहुनी गांव बीकानेर में चले जाते हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन अपना है आओल बाउल की संधि। आओल बाउल की संधि आपको बता दूं 1453 को हुई थी। और यह संधि रावचूड़ा की पुत्री हंसाबाई के निर्देशानुसार इनके सहयोग से हुई थी। तो आओल बाउल की संधि का जो इनका केंद्र बिंदु माना गया था वो सोजित पाली था 1453 में। और ये हुई थी रावजोधा और राणा कुंभा के मध्य हुई थी। और इस संधि के तहत रावजोधा ने अपनी पुत्री सरगार देवी का विवाह किनसे करवाया था, मेवाड़ के राणा कुंभा के पुत्र रायमल से करवा दिया था। और रायमल से करवा दिया गया था। आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में अपन देखते हैं। आओल बाउल की संधि 1453 जोधा वर्सेस कुंभा। जोधा आओल बाउल की संधि के तहत जोधा पुत्री सरदार देवी का विवाह कुंभा के पुत्र रायमल से करवा देते हैं। उसके बाद में आता है रावजोधा।
राव जोधा का जो राज तिलक हुआ था, राव जोधा का राज तिलक, इनके अंदर राज तिलक करवाने की एक जो परंपरा थी, ये परंपरा यहाँ के बगड़ी के ठाकुरों के द्वारा इनका राज तिलक होता था। और राव जोधा का राज तिलक हुआ था, ये हुआ था किसके द्वारा? अखेराज के द्वारा। तो बगड़ी के ठाकुर अखेराज के द्वारा। और ये जो इनकी राज तिलक करने की जो परंपरा थी, इनको समाप्त कर दिया गया था। समाप्त किनके समय? ये कर दिया सरदार सिंह के समय। सरदार सिंह के समय समाप्त कर दिया गया था। उसके बाद में मारवाड़ में जो सामंत प्रथा की शुरुआत तो की थी राव चुंडा ने की थी शुरुआत। और सर्वाधिक इनका जो विस्तार था, वो विस्तार जोधा के समय हुआ था। अगर क्वेश्चन आए और क्वेश्चन पूछे मारवाड़ में सामंत प्रथा की शुरुआत राव चुंडा ने की थी और इनका सर्वाधिक विस्तार यदि पूछे तो सर्वाधिक विस्तार जोधा के समय हुआ था। मेहरानगढ़ दुर्ग ये जोधपुर के अंदर स्थित है, सबको मालूम है। चिड़िया टुक पहाड़ी पर स्थित है और इनकी नींव जोधा के द्वारा करणी माता के आशीर्वाद से 12 मई 1459 को रखी थी। और ये अड़बुजी की सहायता से आहला हिंगलू व अक्का सिसोदिया से विजय प्राप्त कर यहाँ पर मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखते हैं। तो मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव जोधा के द्वारा 12 मई, ये डेट पूछी जाती है यहाँ सीधी 12 मई 1459 और इसी समय जोधपुर की स्थापना होती है जोधा के द्वारा। और मेहरानगढ़ दुर्ग ये अक्का सिसोदिया व आहड़ा हिंगलू के द्वारा आहड़ा हिंगलू पर विजय पाते हैं। आहड़ा हिंगलू पर विजय पाते हैं अड़बुजी की सहायता से। अड़बुजी राजस्थान के लोक देवता हुए और अड़बुजी को राव जोधा के द्वारा बेंगटी नाम की एक जागीर दी जाती है। बेंगटी नाम की जागीर इनको प्रदान की जाती है। उसके बाद में आता है चांद बावड़ी कहाँ स्थित है? चांद बावड़ी आपको दिख रहा होगा। चांद बावड़ी कहाँ स्थित है? चांद बावड़ी प्रचलित क्वेश्चन है, जोधपुर में स्थित है। इसका निर्माण जोधा की रानी चांद कुंवरी के द्वारा करवाया गया था। चांद कुंवरी के द्वारा ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना कौसाना के युद्ध। कौसाना के युद्ध पूछे 1 मार्च 1492 को कौसाना का युद्ध होता है। कौसाना का युद्ध होता है राव सातल देव और गुडला खां के मध्य होता है। इसीलिए अजमेर के आकिब मलूम का सूरी होते हैं और उसका सेनापति होता है जिसका नाम होता है गुडला खां। और गुडला खां ने क्या किया, जोधपुर के पीपाड़ के पास में 140 तीजड़ियां जो वर्त कर रही थी उस समय क्या किया, गुडला खां ने इनका अपहरण कर दिया। तो उस 140 तीजड़ियों को छुड़ाने के लिए राव सातल देव ने गुडला खां से युद्ध किया था। और उस समय गुडला खां की हत्या कर देते हैं राव सातल देव और गुडला खां का सिर काटकर तीजड़ियों को दे दिया जाता है और फिर तीजड़ियों को वहां से मुक्त करवाया जाता है। तो वो ही
ये सातल देव वाला हो गया अपना, सातल देव वाला हो गया, ठीक है, सातल देव वाला हो गया। उसके बाद में ये हुआ उमा देवी, सॉरी मालदेव की उपाधियां कौन कौन सी है? तो मालदेव को अलग अलग कवियों ने अलग अलग उपाधियां दी थी। मालदेव को अलग अलग कवियों ने अलग अलग उपाधियां दी थी। मालदेव को चारण कवियों ने हिंदू बादशाह कहा, चारण कवियों ने हिंदू बादशाह कहा, हिंदू बादशाह, किसने कहा? हिंदू बादशाह। और फारसियों ने कहा था हंसमुख वाले राजा, महत्वपूर्ण उपाधि, हंसमत वाले बादशाह, ये थे हंसमत वाले बादशाह, ये उपाधि दी फारसियों ने। और उसके बाद बदायूं ने कहा था एक अच्छा पुरुषार्थी राजा, अच्छा पुरुषार्थी राजा, अच्छा पुरुषार्थी राजा। ये उसके बाद अगला आता है रानी उमा देव। रानी उमा देव की कहानी एक रोचक कहानी है। रानी उमा देव जैसलमेर के लूणकरण की पुत्री थी। लूणकरण की पुत्री थी उमा देवी, और उमा देवी के विवाह मालदेव से हो रखा था। तब क्या हुआ, पहली रात ही उमा देवी जी तो मुंह फेर लिया, रूठ गए थे। तो वहां से उमा देवी रूठ कर कहाँ चली गई? तारागढ़ अजमेर दुर्ग चली गई। तारागढ़ अजमेर दुर्ग चली गई तो मालदेव जी को तो देखो भाई हम चली जाती हैं तो मनाना तो पड़ता है। मालदेव जी ने अपने चारण कवि, दरबारी कवि जिनका नाम था ईश्वरी प्रसाद को भेजा। ईश्वरी प्रसाद ने कहा चलिए, रूठने से काम चलेगा नहीं, चलिए। वैसे जैसे तैसे करके ईश्वरी प्रसाद उसको मनाकर वापस लेके आई मारवाड़। आशा जी बारट और ईश्वरी प्रसाद बनती नहीं थी। आशा जी बारट और ईश्वरी प्रसाद दोनों ही मालदेव के दरबारी कवि थे। आशा जी बारट ने कहा था कि मैं ऐसे मालदेव जी थोड़ी काम चलता है, तो कि क्या आपको मालूम ही नहीं है? मैं एक चीज बताता हूँ। आशा जी ने एक दोवा ठोक दिया, उस दोवे के माध्यम से उमा जी तो वापस रूठ गए। दोवा ये था कि मान रखे तो प्यू, प्यू रखे तज मान, मान रखे तो प्यू तज, तज रखे प्यू मान। दो गेंद न बंधेंगी एक खंबे ठाण। तो क्या बात कर रहे हो? तो हाँ सही है, जो कहा वो तो सही है। उमा जी तो वापस रूठ के चले गए। तो वापस कहाँ पे गए थे? गुंदोच में जाकर अंतिम समय बिताया था। और इसका जो मालदेव जी का पुत्र था जिसका नाम था राम, और राम को गोद लिया था। तो ये रानी उमा देव लूणकरण जैसलमेर के लूणकरण इनकी थी पुत्री, ठीक है। मालदेव से हुआ था विवाह, मालदेव से विवाह। रूट कर कहाँ चली गई थी? तारागढ़ अजमेर, तारागढ़ अजमेर। फिर इनको मना कर कौन लाए थे? ईश्वरी प्रसाद इनको मना कर लाते हैं। ईश्वरी प्रसाद इनको मना कर लाते हैं। आशा जी दवा ठोक देते हैं। आशा जी कहते हैं ऐसा थोड़ी होता है, क्या गलत बात है। इनकी दासी थी जिसका नाम था बारमली, बारमली। अंतिम समय इन्होंने बिताया था गुंदोज में। इन्होंने राम को गोद लिया था। ये हुआ अपना वह क्या पूछे। अगला सवाल है पहोबा साहिबा का युद्ध। पहोबा साहिबा का युद्ध 1542 किसके मध्य होता है? कुंपा। कौन था कुंपा? मालदेव का सेनापति वर्सेस जैत सिंह। जैत सिंह कहाँ था? बीकानेर का। जैत सिंह के पुत्र थे कल्याण मन ने, इसीलिए कल्याण मन ने क्या हुआ, नाराज होकर सहसा सूरी का साथ दिया था, मालदेव का साथ नहीं दिया। ग्रीष्मेल का युद्ध। अगला युद्ध आता है ग्रीष्मेल का युद्ध। 5 जनवरी 1544 को ग्रीष्मेल का एक महान प्रसिद्ध युद्ध होता है। ये होता है शेरशाह सूरी
शेरशाह वर्सेस मालदेव। मालदेव के दो सेनापति होता है जेता और कुंपा। एक अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है जेता और कुंपा कि मालदेव गिरी सुमेल के युद्ध में मालदेव के सेनापति कौन थे? जेता और कुंपा। जेता और कुंपा ही अच्छी तरीके से गिरी सुमेल का युद्ध लड़े थे। तो मालदेव जी ये भाग कर कहाँ चले गए थे? भद्राजून चले गए थे। कहाँ चले गए? भद्राजून, पाली, भद्राजून चले गए थे मालदेव जी। और जेता और कुंपा बहुत खूब लड़े थे और इसीलिए ही शेरशाह सूरी को जेता और कुंपा को लोहा लेना पड़ा था। जेता और कुंपा इसी वजह से शेरशाह सूरी ने कहा था कि मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह को खो बैठता। किस लिए कहा था? इसीलिए तो कहा था क्योंकि उनको उसके दांत खट्टे करवा दिए थे जेता और कुंपा ने। इतने महान शासक, महान सेनापति थे। और भाई साहब तो हो रही हो तुक्का, तो ऐसे युद्ध में पीठ दिखाकर भागना नहीं चाहिए, लेकिन मजबूरियां थी उनकी भागने के लिए। अगला युद्ध आता है हरमाड़ा का युद्ध। ये हुआ था जेतारण पाली के अंदर, ठीक है, जेतारण पाली में। कहाँ हुआ था? जेतारण पाली। सीधा सीधा बीएसटीसी में क्वेश्चन पूछते हैं कहाँ हुआ था? जेतारण पाली के अंदर। अगला युद्ध है हरमाड़ा के युद्ध, शायद पूछेगा तो नहीं। हरमाड़ा जयपुर में स्थित है। जयपुर में कब हुआ था? 1557 को। 1557 को किसके मध्य हुआ था? उदय सिंह, ये राणा, कौन? राणा उदय सिंह, उदयपुरी मेवाड़ वाले उदय सिंह, और वर्सेस हाजी खान। हाजी खान था मालदेव का सेनापति। मालदेव का सेनापति हाजी खान और उदय सिंह। एक रंगराय नामक महिला थी, रंगराय नामक महिला, बहुत सुंदर थी। ये दोनों मारते थे। रंगराय को लेकर विवाद हुआ, हरमाड़ा का युद्ध हो गया। ऐसे युद्ध इसलिए होते थे, और तो क्या। मेहरानगढ़ का परकोटा किसने बनाया था? महादेव ने। सीधा वन लाइनर सवाल, महादेव ने मेहरानगढ़ का परकोटा बनवाया। महादेव चरित्र मुंशी देवी प्रसाद, मुंशी देवी प्रसाद। ये आगे आता है नागौर दरबार। नागौर दरबार एक बहुत अच्छी कहानी है, इसकी रोचक कहानी है। 1570 के अंदर नागौर दरबार का आयोजन करवाया जाता है हंसाबाई के कहने पर, अकबर के द्वारा, जिसके अंदर संपूर्ण राजस्थान के राजाओं का सम्मेलन हुआ था। तो उस समय यहाँ पर राजा शामिल कौन कौन थे? क्वेश्चन आता है कि भाई कौन सा शामिल नहीं था। बीकानेर से कल्याणमल थे, राम था, राणा उदय सिंह थे, और जैसलमेर से राय थे, और रावचंद्र सेन था, और उसका पुत्र भी राज सिंह था। तो ये क्वेश्चन आता है कि जोधपुर से कौन थे? तो रावचंद्र सेन थे। तो रावचंद्र सेन का पुत्र था, कौन था? राज सिंह। 1570 में कल्याणमल शामिल था। एक राय जैसलमेर का, एक था राम, एक था उदय सिंह, रावचंद्र सेन जी, भूले बिसरे राजा रावचंद्र सेन, इनका पुत्र थे। ये पुत्र सहित आए थे, राज सिंह, ठीक है, राज सिंह। लेकिन इन्होंने अधीनता स्वीकार नहीं की थी। नागौर दरबार में आने वाले राजाओं में रावचंद्र सेन एकमात्र राजा थे जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं। इसीलिए कहा जाता है रावचंद्र सेन और महाराणा प्रताप अकबर की आंख के कांटे थे। अगला आता है मारवाड़ राठौड़ों की संकटकालीन राजधानी सिवाना, और इसी को जालोर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। जालोर दुर्ग की कुंजी सिवाना को कहा जाता है। महाराणा प्रताप का राज्य में भाग लेने वाले राठौड़ राजा कौन थे?
रावचंद्र सेन, वाह भाई क्या बात है, चंद्र सेन। रावचंद्र सेन की पत्रिका है सच्याप गांव, सच्याप पाली। रावचंद्र सेन की उपाधियां। रावचंद्र सेन एक महान राजा हुआ था। रावचंद्र सेन को मारवाड़ का महाराणा प्रताप का अग्रगामी और रावचंद्र सेन को भूला बिसरा राजा का। तो इनको का मारवाड़ के प्रताप महाराणा प्रताप के अग्रगामी, महाराणा प्रताप के अग्रगामी भूला बिसरा राजा। एक ये किशन भूला बिसरा रावचंद्र सेन, हस्पत वाले बादशाह मालदेव जी, ये क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहेगी। एक ये आने की संभावना रहेगी जेता और कुंपा, जेताण पाली 5 जनवरी 1544 स्पष्ट रूप से। इसके अंदर आने की स्वाद रहेगी 15 मई 1459 राव जोधा मेहरानगढ़, चांद बावड़ी जोधपुर के अंदर। नागणची माता, इसके बारे में ये क्वेश्चन आ सकते हैं। हंसाबाई का विवाह किनसे हुआ था? राणा लाखा के द्वारा, ये क्वेश्चन इसमें आता है। वन लाइन सवाल अगला, सापा मार युद्ध पद्धति। सापा मार युद्ध पद्धति किसने अपनाई थी? रावचंद्र सेन के द्वारा। एक दूसरा राजा था उदय सिंह, राणा उदय सिंह। ये राजस्थान के 2 राजाओं के द्वारा सापा मार युद्ध पद्धति अपनाई गई थी। जोधपुर खालसा घोषित कब हुआ था? 1581 से 1583। तो साथियों, अपनी क्लास आज यहीं समाप्त करते हैं। आज की क्लास ये शानदार क्लास है। आप लोग अच्छे से, ध्यान से, मन से पूरी क्लास देखें। धन्यवाद।